हम आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बैक इन द स्टोरी जानना चाहता हूँ आपके बारे में थोड़ा सा कि आपकी अर्ली स्कूलिंग कहाँ से थी और आप कहाँ से उठ के आप कहाँ पे गए और किस तरीके से आपने अपनी ये जर्नी थोड़ी सी जानना चाहूँगा। अच्छा, इसमें आदिल भाई जैसे कि अर्ली स्कूलिंग जो है ना वो मेरी अपने ही गांव से स्टार्ट हुई। हम्म। मैं जैसे कसूर में चुनिया का रहायशी हम्म। वहाँ पे, तो मेरा एक गांव है के पास। वहाँ से मैंने प्राइमरी स्कूल में एजुकेशन जो प्राइमरी तक की। उसके बाद मिडिल की जो एजुकेशन थी ना, हेड क्लास तक, वो एक ऑलमोस्ट कोई 3 to 4 किलोमीटर अवे गांव और था। ओके। वहाँ वहाँ तो मुझे जाना पड़ता था दिल पैदल। पैदल, कभी साइकिल पे कभी पैदल। सही। और वो जो ड्यूरेशन है वो बहुत टफ था, हम्म। मैं समझता, क्यों कन्वीनियंस कोई नहीं होती थी। सही। उस उस रोड पे कोई कन्वीनियंस नहीं होती थी। खाली सड़क। मान ली गांव टू गांव जो लिंक है ना वो इस तरह के, ओके। ठीक है, कोई मेन रोड नहीं होता था। हम्म। तो वो हम पैदल सफ़र किया करते थे। ये 3 साल का ड्यूरेशन जो वो बड़ा टफ था। सही। वहाँ से 8 के बाद मैंने फिर मैट्रिक जो है ना अपनी हाई स्कूल चुनिया से, ओके। वहाँ से, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एफ की। आप रावियन है। जी हाँ। ओ माशाल्लाह। माशाल्लाह। सही। और उसके बाद आपने एफएससी की आपका आप फैमिली स्टेटस आपका वेल वेल अर्नड फैमिली थी या आप जो है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल नहीं, क्लास थे? लोअर मिडिल क्लास आप कह सकते हैं कि उसमें बिलोंग करता ओके। तो मुझे एक और चीज़ बताइए कि आप शुरू से डिटर्मिन्ड थे कि मैंने एमबीबीएस करना है, कुछ ऐसा था या फैमिली ड्रिवन था कि भाई यार तुमने एमबीबीएस करना है? हूँ। नहीं, ये एक जस्ट कह लें कि इंस्पिरेशन थी जस्ट देख के ओके। डॉक्टर्स की लाइफ को। हम्म। तो फैमिली की तरफ से भी कोई ऐसा नहीं था, लेकिन कभी कभार कोई फिक्र आता था कि ये डॉक्टर बनना है। वो कभी अंदर से आ गया, कभी फैमिली की तरफ से आया हुआ। तो ये सूरत हाल हो। तो ये आपके जो मतलब कि फैमिली की तरफ से ड्रिवन कोई इतना ज़्यादा नहीं था, नहीं आप डिटर्मिन्ड थे कि भाई मैंने करना है इसको। जी। तो अब आपने एमबीबीएस जो है वो स्टार्ट किया, आपने कंप्लीट किया, उसके बाद एक बहुत बड़ा डिसीजन ये आता है आजकल के हर जो डॉक्टर है जो बन गया है एमबीबीएस कंप्लीशन के बाद, अब वो ये सोचता है कि मैंने स्पेशलाइजेशन किस में करनी है। देयर आर मैनी अदर स्पेशलिटीज़ राइट नाउ पाकिस्तान में जो अवेलेबल है उनको, उसमें वो नेफ्रो में जा सकते हैं, वो यूरोलॉजी में जा सकते हैं, वो देयर आर मैनी अदर्स। तो और तो ही क्यों, वो ज़रा इस जर्नी को ज़रा काइंडली थोड़ा सा बताइए। ये डिसीजन इसमें थोड़ा सा टफ होता है मुझे लगता है। नहीं, ये बहुत टफ डिसीजन था। हम्म। मेरा प्लान बेसिकली ऑर्थोपेडिक का नहीं था पहले। मेरा प्लान था मैं जनरल सर्जन बनूं। ओके। तो जनरल सर्जरी का ड्यूरेशन मैंने कंप्लीट किया, 2 साल की वो मेरी ट्रेनिंग होती है म्यू में। हम्म। म्यू में थी। तो वो ट्रेनिंग हमने कंप्लीट की, और अगला जो डिसीजन था वो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। हम्म। वो ऑलमोस्ट ये डिसीजन लेते लेते 3 माह का ड्यूरेशन गुजर गया। अच्छा। उसमें हाँ, उसमें कोई थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई। ड्यूरेशन ये डिसीजन ऐसे था कि कोई इंस्पिरेशन थी, कोई आपका कोई सीनियर था, कोई कोई आपके कोई ऐसे टीचर थे जो आपको लगता था कि यार ये मैं ऐसा बनना चाहता हूँ? हमारी ना ट्रेनिंग जब हो रही होती है ना, तो हमारी रोटेशन होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर। हम्म। उन डिपार्टमेंट को देख के ना जब हम वहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो वहाँ से थोड़ी सी इंस्पिरेशन स्टार्ट हुई। ओके। ऑर्थोपेडिक के होने से वहाँ पे कुछ सर्जन ऐसे थे जिनको देख के ना तुम्हें इंस्पिरेशन मिली। इंस्पिरेशन। सही। तो सर ऑर्थोपेडिक आपने क्लियर कर लिया, एफसीपीएस आपका। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यानी कि मेरे व्यूअर्स भी इस चीज़ को देखते होंगे कि व्हाट वाज द टफेस्ट सर्जरी यू हैव एवर डन। आपको लगा हो कि यार ये मैंने जो कर दिया ये वाकई बड़ा टफ था, और ये नॉर्मली एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए ये बड़ा टफ डिसीजन होता है इसको करना, बट आई हैव डन इट एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी आपने सर्जरी की हो जो आपको लगा हो कि ये टॉप नॉच सर्जरी बहुत टफ थी मैंने कर दी? अच्छा, उसमें अभी भी मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा। हर वो सर्जरी जिस पे आपका पेशेंट सेटिस्फाई हो जाए और आपको सेटिस्फाई, आप खुद भी सेटिस्फाई हो, हम्म। वो आसान हो या डिफ़िकल्ट हो, उस हम्म। पे अब सर्जन को प्राउड होता है, वाह। पहला नंबर पे। सही। ठीक है, प्राउड इस हवाले से कि वो समझता है कि मैंने एक बड़ा मार्का मार लिया। एक बड़ा मौका, कि ये इस सेंस में कह लें
कि ये इंसान को इस काबिल बना दिया कि वो चलने फिरने के काबिल हो। माशाल्लाह। ठीक है, और नॉर्मल लाइफ की तरफ वो आ गया। हुँ। तो मुझे कोई अपनी ऐसी कोई टफेस्ट सर्जरी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं जो आपने परफॉर्म की हो, और वो क्या सर्जरी थी, किस चीज़ की थी एक्चुअली, कौन सी बोन की थी जो आपने परफॉर्म की? इसमें जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हमारे लिए होती है ना, वो पेल्विस की और हिप रिप्लेसमेंट जो जॉइंट्स की, हम्म। वो सर्जरी होती है। तो इसमें मल्टीपल ऑपरेशन तो मैंने ना रिप्लेसमेंट की किए हुई। माशाल्लाह। तो तो उसमें टफेस्ट पार्ट क्या होता है? लाइक वो पूरा पेल्विक गर्डर रिमूव करना होता है और फिर दोबारा इम्प्लांट करना होता है? इज इट जस्ट लाइक जी, दैट? उसमें जो हमारा जॉइंट है ना, हिप जॉइंट, उसको हमने एज सच उसका जो हेड का पोर्शन होता है उसमें, अगर हम देखें ना, लेग के साथ एक बड़ी बोन होती है जिसको हम फीमर जी मैं जी बोल, जी। उसके जो आगे वाला हिस्सा होता है ना, गोल सा, जी जी। उसको हेड बोलते हैं, जो हम्म। हिप आगे पेल्विक बोन के साथ जॉइंट बनाती है। तो उसमें हमें हेड को रिमूव करना होता है, जहाँ पे ये जोड़ आगे पेल्विस के साथ मिल रहा होता है ना, तो उसको हमने रीम करना होता है। हम्म। यानी जो स्मूथ सतह होती है ना, उसको रफ बनाना होता है ओके। रिमर के थ्रू। राइट। तो ये हमारी लाइन में ना ये टफेस्ट है, तो ये आपने की नहीं है काफ़ी। ये ओ माशाल्लाह। सर एक और इसी मैं आपके एक्सपीरियंसेस को थोड़ा सा और एलैबोरेट करना चाहूँगा और थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपके बारे में मज़ीद, कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस अपने बारे में बताएं जो एक सर्जरी थी जिसने आपको इमोशनल कर दिया। नॉर्मली मुझे जहाँ तक लगता है एम्पुटेशन वाली ऐसी सर्जरियाँ जो उनसे होती हैं, ये ज़्यादा एकदम से कोई ऐसा बच्चा हुआ हो या कोई ऐसी चीज़ गुजरी हो जो आप एकदम से लाइक यू हैव डन मैनी अदर, आपने सर्जरियाँ की हैं, लेकिन ये एक ने ना आपको इमोशनल कर दिया, कोई ऐसी सर्जरी? हाँ, उसमें एक पेशेंट हमने बच्चा एक ऑपरेट किया था, वो म्यू के अंदर रहते हुए ना, तो उसमें मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा फील हुआ था। उसमें ये था कि ऑलमोस्ट कोई 6-7 साल का बच्चा था, अपने वालिद के साथ वो ट्रक के अंदर बैठा, उसका वालिद ट्रक ड्राइवर था। हम्म। तो ट्रक ड्राइवर की जो सीट होती है, ड्राइविंग वाली सीट होती है, उसके जी साथ ही उसी जो विंडो होती है, जी जी। डोर ओपन होता है, उसके साथ उसने बिठाया। हम्म। अब अकॉर्डिंग टू हिम कि वो कह रहा था कि स्लो स्लो मैं चला रहा था, अचानक से दरवाज़ा खुला, बच्चा नीचे गिरा और उसके दोनों बालों के ऊपर से ना ट्रक के टायर उधर गए। तो ये एक सीन ऐसा था, जब वो हमारे पास आए तो हमें फिर उसके बाजू जो है ना, एक कोनी से नीचे और दूसरा जो है ना कोनी के ऊपर से हमें एम्पुटेट करना पड़ा। ये तो बड़े टफ डिसीजन आपकी ज़िंदगी में आपको लेने पड़ते हैं, ख़ास तौर पे इसी डिपार्टमेंट को लेके। सर एक और चीज़ मुझे ज़रा बताइए, अब हम थोड़ा सा सोशल की तरफ चलते हैं, कि आप की प्रैक्टिसेस में सबसे ज़्यादा आपको किस किस्म के जो है वो फ्रैक्चर्स के आपको केसेस आपके पास आते हैं, कि लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि सर ये वाला फ्रैक्चर है, ये फ्रैक्चर ज़्यादा, कौन सी किस्म के पेशेंट आपके पास ज़्यादा आते हैं? अच्छा, हमारे फील्ड में ना आदिल भाई, ये हर उम्र में पेशेंट आ रहा होता है। हाँ, इसमें आप बच्चे से लेके बुढ़ापे तक हर तरह का पेशेंट है। और अगर हम उनको कैटेगरीज करें, तो सबसे ज़्यादा जो है ना वो एक्सीडेंटल इंजरीज आती हैं, उनमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, फॉल्स के साथ हैं। ठीक है, और अगर हम बच्चों में हम देखें, तो ये सबसे ज़्यादा हिस्ट्री ऑफ फॉल के साथ आते हैं। हम्म। बेड से गिरा, ऊपर अलमारी से गिरा, रूफ से गिरा बच्चा, तो वालदेन केयर नहीं सही से कर पाते हैं। केयर कह लें कि उनका कुछ फॉल्ट होता भी है, कुछ नहीं भी होता। हम्म। एक बच्चे जिस तरह के हमारे शरारती होते हैं, हाँ। ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसा ही है। वो ये एक फैक्टर भी है। तो बाकी इसके अलावा, बच्चों के अलावा जो बड़ों में है, वो हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो अमूमन आते हैं हिप फ्रैक्चर के साथ आते हैं। ओके। अब ये वॉशरूम में जाते हैं, जो आजकल का हमारा लाइफस्टाइल है, हर घर के अंदर जो वॉशरूम स्लिपरी बने हुए हैं, ओके। फ्लोर हमारे स्लिपरी हैं। तो जब ये बुज़ुर्ग चलते हैं तो ये अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, स्पेशली वॉशरूम के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो फॉल के केसेस आते हैं फॉल के आपके पास? केसेस आते हैं। हम्म। और अमूमन जो है ऑलमोस्ट 90% केसेस के अंदर जो हिप का फ्रैक्चर होता है ना, उस फ्रैक्चर के साथ आते हैं।
और नौजवान में, नौजवानों के अंदर जो है ना ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के ज़्यादा आते हैं। और इन्होंने हटना भी नहीं है। ये इन्होंने वन हटना ही व्हीलिंग नहीं और है। इस तरह की जो हमारी सोसाइटी में हाँ जी। पाए जाते हैं कि जी ये स्टंट कर रहे हैं और ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं कर रहे, तो इस तरीके से फिर ये हड्डी उड्डी तोड़वा के आपके पास आते हैं। अच्छा, उसमें हमारी जो रोड की बेसिकली एजुकेशन है वो बड़ी मैटर करती है। अभी गवर्नमेंट जो है ना इस इन चीज़ों की तरफ वो आ रही है, सही। इम्प्लीमेंट कर रही है कि हर बंदे के पास जो है ना वाला एहसास होना चाहिए जो ड्राइव रोड पे ड्राइव कर रहा है, बल्कि और ड्राइविंग के असूलों को जो है ना उन पे अमल पैरा होने के लिए जो है ना वो गवर्नमेंट कोशिश में है बिल्कुल कि ऐसे ये करे। तो इससे हमारी जो है ना रोड सेफ्टी थोड़ी सी बेहतर बढ़ सकती है। बढ़ सकती मैं आज ही अभी रोड से जब आ रहा था इधर हॉस्पिटल, तो मैंने देखा दो बच्चे बड़ी आराम से जो है ना वो एक ड्राइव कर रहे थे एक छोटी सी बाइक, एंड बेयरली उनकी एज जो है वो 15 के करीब होगी, बेयरली। और मैं जाते हुए ये देख रहा था, लोग ये देख रहे थे कि वाह क्या बात है बच्चे बाइक चला रहे हैं। मुझे ये नज़र आ रहा था कि ये भी ख़तरा है किसी के लिए, और बंदे भी ख़तरा है इनके लिए। इट गोज़ बोथ वे, ठीक है। अगर ये गलती करेंगे तो ये अगले के लिए भी नुकसानदेह, इनके खुद के लिए भी नुकसानदेह। लेकिन वो बच्चों को पता नहीं वालिदैन ने क्या सोच के रोड पे भेज देते हैं, अल्लाह जाने। बाकी हम इसकी डिटेल में तो नहीं जा सकते, प्लीज़ डोंट गो हार्ड ऑन मी, बट दैट्स अ हार्श ट्रूथ ऑफ आवर सोसाइटी। अच्छा अनिल भाई, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि हमारे पास जो सबसे मुश्किल जो सर्जरी जो मैंने कभी की हो, तो बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं ट्रॉमा के साथ। एक्चुअली अगर मैं बात करूँगा तो हम इस वक्त ट्रॉमा का ज़्यादा डील कर रहे हैं। तो ट्रॉमा के हवाले से बस समटाइम बहुत सारे केसेस भी ऐसे ऐसे भी आते हैं जो मल्टीपल फ्रैक्चर के साथ होते हैं, उनको डील करना डिफ़िकल्ट होता है। और ओपन वुंड के साथ आते हैं। ओपन हम कहते हैं जब जहाँ पे ज़ख़म भी हो, हड्डी नज़र आ रही हो, ओके। उनको कवर करना, उनको मैनेज करना, उनको काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। हम्म। तो इसमें जब इस तरह के केसेस आते हैं तो फिर हमें एक तो ऑर्थोपेडिक के हवाले से उनको ट्रीट करना होता है। सॉफ्ट टिश्यू को फिर हमें देखना होता है, वो या तो फौरी तौर पे होता है या फिर वो कहीं हमें प्लास्टिक सर्जरी की भी हेल्प लेनी पड़ती है, प्लास्टिक सर्जन की भी। जी 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 जी। तो इस तरह के केसेस जो हमारे लिए थोड़ा सा कह लें कि डिफ़िकल्ट होते हैं। डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि मल्टीपल डोमेन्स एक ही पेशेंट पे अब हमें इम्प्लाई करनी पड़ेंगी। जी, ऐसे ही। ओके ओके। तो उसके बाद फिजियोथेरेपी की तरफ भी जाता है पेशेंट, क्योंकि वो फिर एक लंबी कहानी शुरू हो जी जाती है। जी, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन इन्वॉल्व होता है, समटाइम प्लास्टिक सर्जन भी, उसको भी इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ती है। और ऑर्थोपेडिक के साथ साथ जो फिजियोथेरापिस्ट हैं हमारे, वो हमारे साथ साथ चलते हैं शानाम शाना। सही से।